Hello students, I am Dr. नीलम शर्मा. वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट. आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मेहनत से फिर से आपने अपनी यूजीसी नेट की तैयारी करनी शुरू कर दी होगी. रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन रहा इस बार, लेकिन अब और भी अच्छा रिजल्ट रहेगा आने वाले समय में, दिसंबर में. तो स्टूडेंट्स, हमने कल जो कराया था, इंटरव्यू कराया था एज ए रिसर्च टूल, है ना. रिसर्च करने के लिए जो टूल्स हम करा रहे हैं, तो उसमें हमने कराया था इंटरव्यू एज ए टूल. अब नेक्स्ट हम कराते हैं प्रोजेक्टिव मेथड. क्या होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रोजेक्टिव टेस्ट? प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है? तो व्यक्तित्व को मापने की जिन विधियों या परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से एक प्रक्षेपी विधि भी है. प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव टेस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो एक विधि है व्यक्तित्व को मापने के लिए. तो इसको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इंटरव्यूइंग टेक्निक. इसको क्या कहा जाता है? दूसरा नाम भी है इसका, वो है इनडायरेक्ट इंटरव्यूइंग टेक्निक. प्रेक्षण का तात्पर्य उस विधि से है जिसमें परीक्षार्थी के सामने ऐसी उत्तेजक परिस्थिति, स्टिमुलाई परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिसमें वह अपने विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों, अनुभूतियों, एक्सपीरियंसेस, है ना, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, है ना, संवेगों, है ना, इमोशंस को दूसरों में देखता है ना. कैसे देखता है? और अपने चेतन मन में एकत्र हुई बातों को प्रकट करता है. कुछ ऐसा उनको कुछ इस तरीके से टेस्ट किया जाता है उनका, कि वे अपने जो मनोभाव हैं, जो उनकी अनुभूतियां हैं, मनोवृत्तियां, भावनाओं, संवेगों को वो प्रकट कर देते हैं. मनोविश्लेषण प्रक्षेपी को एक रक्षायुक्ति कहते हैं, टेक्निक कहते हैं. किसे कहते हैं? है ना, मनोविश्लेषण प्रक्षेपी को एक रक्षायुक्ति कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी दबी हुई इच्छाओं का, जो किसी कारण से अचेतन मन में संकलित हो जाती हैं, परिवर्तित करके नई वस्तु की ओर प्रकट करता है. जैसे अचेतन मन की झुंझलाहट को दूसरों के ऊपर हम क्या करते हैं? अचेतन मन की झुंझलाहट को हम कैसे प्रकट करते हैं? दूसरों के ऊपर गुस्से में, डांटने में, फटकारने में, इस तरीके से व्यक्त करते हैं. प्रक्षेपी विधि में विषय को किसी बाह्य वस्तु के सहारे अपने अंदर उठे हुए विचारों को प्रक्षेप करने के लिए कहते हैं कि अब जो तुम्हारे मन में विचार, इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखकर आप क्या इसके विषय में विचार कर रहे हैं. तो वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं. वो अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे, जैसे उनके मन में विचार चल रहे हैं, भावनाएं, इमोशंस, एटीट्यूड्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही वो करेंगे. वो दिखा करके वो किया जाता है, उनके अंदर के विचारों को निकाला जाता है ना. प्रक्षेपी विधि द्वारा व्यक्तित्व संबंधी उन पहलुओं का पता चल जाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं अनभिज्ञ होता है. उसे भी नहीं पता होता कि सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में उसके कौन से विचार पड़े हुए हैं, जिनका उसे भी नहीं पता है. तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा हिंदी में बता दिया, आप थोड़ा इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू टेक्निक. इट इज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू यूज प्रोजेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स for inferring about understanding motives, feelings or intentions which are such that respondents either resist revealing them. जो उनको प्रकट करने से वो मना करता है ना, रेस्पोंडेंट, है ना, resist revealing them or unable to figure out himself. ये अपने आप भी उनको, मैंने अभी हिंदी में बताया, आपको इसको मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, कि उनको फिगर आउट करने के से वो मतलब सक्षम नहीं होता उन चीज़ों को, वो बिना उसके प्रोजेक्शन के. ठीक है. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर ए, मतलब जिन चीज़ों को, मतलब सक्षम नहीं होता, जिन चीज़ों को वो नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता, तो उन फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड और उन मनोवृत्तियों को, मनोभावों को वो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक से प्रकट करते हैं. प्रोजेक्टिव टेक्निक आर नॉर्मली यूज्ड ड्यूरिंग इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स, है ना. जो कुछ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंटरव्यूअर्स का, या फिर कोई व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति हो, उसके लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ करते हैं. तो हेनरी ए मुरे इसके अनुसार इसको क्या उसकी परिभाषा क्या दी है? वो दी है, प्रक्षेपी विधियाँ ऐसे तंत्र होते हैं, ऐसी टेक्निक होती है जिसके माध्यम से कल्पना को उभारना, व्यक्ति के मन में जो कल्पना चलती है उनको उभारना. एकल प्रतिमा हो, जो वो एक सिंगल प्रतिमा बनाते हैं, कोई किसी का रूप उनके मन में चलता है ना. अंतरक्रिया के प्रति मनोभाव तथा नाटकीय सद्भाव को, जो उसके होते नाटकीय सद्भाव को उकारना या उकसाना तथा उन्हें स्पष्ट करना होता है. जो उनके मन में चलते हैं ना, उनको नाटकीय संभाव को उकसाना तथा उन्हें स्पष्ट करना होता है. उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं?
प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। तो ये हो गया आपका। अब जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है जो हमारी, इसके टाइप्स भी बहुत है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले इसके, है ना। क्लासिफिकेशन क्या है इसके? प्रशिक्षण विधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। सहचर्यात्मक प्रविधियाँ, फ्राइड को श्रेय जाता है इस विधि को मतलब बनाने के लिए। किसको जाता है? फ्राइड को श्रेय जाता है ना। फिर है उसमें जो है रोशा रचना प्रविधियाँ, चित्र रचना परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, शक्ति परीक्षण, अभिप्रेरण परीक्षण, है ना, CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये आते हैं। पूर्वात्मक प्रविधियों में कंप्लीशन टेक्निक आती हैं, जैसे सेंटेंस कंप्लीशन, स्टोरी कंप्लीशन, है ना। जैसे मेरा बचपन कह दिया, उसके बाद में आपको पूरा करना है। मुझे अपने माता पिता आदि अपूर्ण वाक्य दे दिया, उसको आपको पूरा करना है। भावबोधक प्रविधियाँ, एक्सप्रेसिव टेक्निक्स, है ना, ये क्लासिफिकेशन है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, है ना। 5 तरीके से क्लासिफाइड की गई है। प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन 5 तरीके से किया गया है। भावबोधक में है प्ले मेथड, ड्राइंग मेथड, पेंटिंग मेथड, फिंगर पेंटिंग, हैंड राइटिंग मेथड, टॉय मेकिंग, टॉय बनाना, टॉय मेकिंग। भूमिका निर्वाहन प्रविधियों में क्या है? रोल प्ले टेक्निक। इसमें एक व्यक्ति को दी गई विशिष्ट भूमिका को कहा जाता है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति की भूमिका करने को कहा जाता है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो इस प्रकार की जो वो करता है, एक्टिविटी करता है, रोल प्लेइंग करता है, तो उससे उनकी जो कुंठित दमित भावनाओं को अभिनय के रूप में वो निकालता है। ठीक है। अब आ जाते हैं इनके प्रकार। प्रकार कौन कौन से होंगे? प्रकार हैं इनके थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, रोसार्क इंक ब्लॉट, है ना, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट, पिक्टोरियल टेक्निक्स। नंबर 5 उसमें पिक्टोरियल है, बहुत सारे इनके जो है 1 2 3 4 5 इनके प्रकार हैं पिक्टोरियल में भी, है ना। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट किसे कहते हैं? इन दिस टेस्ट द रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू मेंशन द फर्स्ट वर्ड दैट कम टू हिज माइंड। इस तरह की जो टेक्निक है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें हम रेस्पोंडेंट को कहते हैं कि आपके दिमाग में जो भी शब्द आ रहा है आप उसको बोलिए। इस तरह से वो शब्द बोलता रहता है और हम कम से कम 50 शब्दों को इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर क्या होता है? एनालिसिस ऑफ मैचिंग वर्ड्स कैन गिव पीप इनटू हिज सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द रेस्पोंडेंट। वो जब इकट्ठे कर लेते हैं तो उनका एक आइडिया लग जाता है कि किस विषय में विचार कर रहा है। तो इस तरीके से हम रेस्पोंडेंट के सबकॉन्शियस माइंड में झांक सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जैसे कि ये कह देते हैं कि पर्सन्स हु गेट एंग्री आर डॉट लगा दी उसके सामने, है ना। सेंटेंस स्टोरी का दूसरा है, थर्ड है। मतलब कोई सेंटेंस बोल दिया, उसको बोल दिया तो वो पूरा करिए। तो वो जो रेस्पोंडेंट है अपने अकॉर्डिंग जो उसके मन में विचार चल रहे हैं, जैसे कि वो सोचता है, जैसे कि हम एंग्री जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहते हैं? वो बोलेगा गुस्सैल, या एंग्री व्यक्ति को जो गुस्सैल बोलेगा या कुछ और बोलेगा, वो जो उसके दिमाग में विचार आएगा वो उसी अकॉर्डिंग बोलेगा। तो एनालिसिस ऑफ रिप्लाईज फ्रॉम द रेस्पोंडेंट रिवील हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट टॉपिक एंड विल गिव ए पीप इनटू हिज माइंड। इससे भी हमें उसके दिमाग में झांकने का अवसर प्राप्त होता है। फिर स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। द रिसर्चर में स्टार्ट टेलिंग ए स्टोरी, देन ही आस्क्ड द रेस्पोंडेंट टू गिव ए कंक्लूजन टू द स्टोरी। एक स्टोरी सुनाएगा, कहेगा कि इसका एंड आप बताइए कि क्या होना चाहिए इस स्टोरी का। वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या क्या पूछते हैं? वर्बल है, बातचीत के जरिए, मतलब वर्बल का मतलब बातचीत के जरिए। जैसे कि पूछता है रिसर्चर कि वाई डू पीपल अपने रेस्पोंडेंट से वाई डू पीपल ड्रिंक अल्कोहल, तो बताएगा कि क्यों पीते हैं। तो वो हर व्यक्ति के अलग अलग विचार है। कोई कहेगा कि किसी को दुख है, दर्द है इसलिए पीता है, किसी को कुछ खो गया इसलिए पी रहा है, कोई घर में कुछ गलत हो गया, मतलब कोई बिछड़ गया तो इसलिए पीता है, या किसी की नौकरी नहीं लगी तो इसलिए पीता है। तो बहुत सारे कारण, हर व्यक्ति अपने हिसाब से वो कारण बताएगा, है ना, रेस्पोंडेंट। इस तरीके से वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट किया जाता है। अब पिक्टोरियल टेस्ट पा जाइए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, है ना। इसमें क्या होता है कि द टेट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ पिक्चर्स, है ना। 2 तरह की पिक्चर्स होती है, सेट ऑफ पिक्चर्स होते हैं। सम ऑफ पिक्चर डील्स विद द ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ, जैसे काम करते हुए ना, अपने पूरे दिन भर के काम करते हुए, इस तरीके की पिक्चर्स होती है कुछ, और कुछ होती है एम्बिग्यूअस, कुछ बहुत ही गूढ़ होती है जिनको समझना मुश्किल होता है ना, वो अनयूजुअल होती हैं। दैट आर शोन टू रेस्पोंड हु आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दे थिंक द पिक्चर हैज। अब उनसे पूछा जाता है रेस्पोंडेंट कि आप इन पिक्चर्स के बारे में क्या सोचते हो। द रिप्लाईज ऑफ रेस्पोंडेंट कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। उनसे अनुमान लगाता है अब उनकी नेचर के बारे में, उनका स्वभाव कैसा है,
किसको दिखा, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग विचार होंगे किसी चीज़ को देख करके, किसी चित्र को देख करके, है ना। तो इस तरीके से हमें उनके एटीट्यूड और पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। फिर है रोजनवेग टेस्ट। रोजनवेग टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट यूजेस ए कार्टून फॉर्मेट वेरिन देयर आर ए सीरीज ऑफ कार्टून। बहुत सारे कार्टून होते हैं, सीरीज होती है कार्टून की, विद वर्ड्स इंसर्टेड इन बैलून्स अबव। उनके अंदर वर्ड्स के साथ में वो इंसर्टेड कर जाते हैं बैलून्स के अंदर। द रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू पुट हिज ओन वर्ड्स इन एन एम्प्टी बैलून स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज इन द पिक्चर। उसके अंदर अपने विचारों, अपने शब्दों को डालिए, कहा जाता है जो खाली बैलून्स होते हैं उनमें। फ्रॉम दैट द रेस्पोंडेंट राइट द स्टडी ऑफ देयर एटीट्यूड कैन बी बैड। जो एटीट्यूड, जो रिप्लाईज आते हैं उनके, है ना, जो है क्या, जो रिप्लाई आते हैं उनके, उससे क्या पता लगता है उसकी पिक्चर के, है ना, उसके फ्रॉम दैट रेस्पोंडेंट राइट, जो भी रेस्पोंडेंट वहाँ लिखता है उस खाली बैलून्स में, उससे द स्टडी ऑफ देयर एटीट्यूड कैन बी मैड। उस तरीके से उसका दृष्टिकोण को हम मापते हैं, ठीक है। उसमें पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड को थीमेटिक में, इसमें क्या करते हैं, रेजन में हम करते हैं इनके एटीट्यूड को। अब अगर रोसार्क टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना। द रोसार्क इंकब्लॉट टेस्ट इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव असेसमेंट इन विच सब्जेक्ट्स लुक एट 10 ambiguous inkblot images। 10 ambiguous inkblot मतलब शाही धब्बा भी इसको बोलते हैं, इसको इमेजेस होती है। डिस्क्राइब व्हाट दे सी इन इच। उनसे पूछा जाता है कि आप वर्णन कीजिए, आप इसमें क्या देखते हैं। धब्बे जैसी होते हैं, शाही के धब्बा जैसा मार देते हैं ना, किसी लगा देते हैं किसी उसके ऊपर, पेज के ऊपर, ऐसी होती हैं। तो पूछा जाता है कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। देयर आर 10 inkblot ईच प्रिंटेड ऑन सेपरेट वाइट कार्ड। 10 होते हैं, हर एक पर अलग अलग से इंकब्लॉट होती है, हर कार्ड पर 10 कार्ड होते हैं। 5 इंकब्लॉट आर ब्लैक एंड ग्रे, 2 आर ब्लैक एंड ग्रे एंड रेड एंड 3 आर मल्टी कलर्ड विदाउट एनी ब्लैक, है ना। तो द रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दे सी इन एम्बिगुअस इंकब्लॉट। उनसे पूछा जाता है रेस्पोंडेंट से कि आप इनमें आप क्या देखते हो, ब्लैक में, ग्रे में, इनमें आप क्या देखते हो, आप क्या विचार करते हो इनके बारे में, है ना, आपको क्या क्या फील कर रहे हो ब्लैक कार्ड के बारे में। मतलब ब्लैक है कार्ड, उसके ऊपर इंकब्लॉट है, फिर रेड है, उसके बाद इंकब्लॉट है, तो आप क्या उनके बारे में सोचते हो। तो डिस्क्रिप्शन रिवील्स द पर्सन्स अनकॉन्शियस थॉट्स मोटिव्स। शाही धब्बे से वैसे चित्र तो किसी का नहीं बना, चित्र नहीं बना ना, कुछ शाही धब्बा है, तो इससे कुछ प्रकट तो एकदम तो प्रकट तो नहीं हो रहा, छिपी हुई कोई बात है, तो छिपा हुआ है क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में उनके डिजायर्स, दबी हुई डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, उनको उससे उजागर किया जाता है। होल्ट्जमैन इंकब्लॉट टेस्ट, ये होता है, तो टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 45 इंकब्लॉट। इसमें तो थे कितने, 10 एम्बिगस, इसमें हैं आपके 45 इंकब्लॉट कार्ड्स विच आर बेस्ड ऑन कलर, मूवमेंट, शेडिंग, जो विभिन्न कलर के हैं, शेड के हैं और जो है मूवमेंट के हैं। एंड अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इंकब्लॉट परसेप्शन। ओनली वन रेस्पॉन्स पर कार्ड इज, केवल एक ही रेस्पॉन्स, एक कार्ड से आपको एक ही रेस्पॉन्स देना है, ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं देना है। हर कार्ड को देखिए, 45 कार्ड है, हर कार्ड को देखिए, हर कार्ड को देखने के बाद अपना रेस्पॉन्स दीजिए, जैसा भी आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, जैसा भी एटीट्यूड है, फील जो भी है आपका, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ओनली वन रेस्पॉन्स करे ऑब्टेन फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड द रेस्पॉन्सेज आर इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस। उनकी उचितता जो क्या नाम, रिसर्चर को जो लगेगा कि हाँ वास्तव में उचित है, ये इसका अर्थ बैठता है, तो इस तरीके से वो एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी ऑफ रेस्पोंडेंट परसेप्ट्स, वो देखता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ये जो है एग्जामिनर या क्या लीजिए रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट वो देखते हैं। टॉमकिंस हॉर्न पिक्चर्स, द टेस्ट इज डिजाइंड फॉर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 25 प्लेट्स, ईच कंटेन्स 3 स्केचेस हैव टू बी अरेंज। एक प्लेट होती है, उसमें जो है कुछ स्केचेज होते हैं, डिफरेंट तरीके से रैंडमली उनको लगाया जाता है और उनको कहा जाता है रेस्पोंडेंट से कि आप इनको अपने तरीके से अरेंज कर दिए, और जो अभी कहानी आपके दिमाग में आ रही है इनको अरेंज कर, इन चित्रों को जो है, जो इनके जो स्केचेस को देखकर जो कहानी आपको आ रही है उनको अरेंज कीजिए और इस तरीके से अरेंज कीजिए कि कहानी कंप्लीट हो जाए। द रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू पुट देम इन अ सीक्वेंस which he considers suitable. The responses are interpreted as providing evidence confirming certain norms, respondent attitude etc. तो वो अपने अकॉर्डिंग उनको लगाता है, जो उनको जो उस तरीके से वो सोचता है कि सुटेबल है। तो ये हो गया आपके कुछ थोड़ा सा मैं इसे, जैसे रोसार्क परीक्षण के बारे में मैंने बताया, इसकी परीक्षण का आविष्कार किया था स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरमैन रोसार्क ने। ये भी बताना चाहूँ क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चन आपके उसमें आ जाए, फैक्ट वाइज क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें यूजीसी नेट में, है ना।
और जो है एक जो है ये रोसार्स इंग्लोड टेस्ट इस टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव असेसमेंट इन विच सब्जेक्ट्स लुक एट, ये तो हो गया। अब आ जाती है बात इसके गुण क्यों कौन से हैं, है ना। प्रेस्क्रिप्टिव विधियों के गुण कौन से हैं। व्यक्तित्व का व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन, ए डीप स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। क्या है, मैंने बताया था व्यक्तित्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ये है डीप स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ होल पर्सनैलिटी। पूरा व्यक्तित्व आदमी, किसी भी इंसान का, कोई रेस्पोंडेंट का पूरा व्यक्तित्व इससे हम जान सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक, क्योंकि एटीट्यूड भी आ गए, फीलिंग भी आ गए, इमोशंस भी आ गए और उनकी नीड्स भी आ गई, उनकी दबदबी भी इच्छाएं भी आ गई। तो हर चीज़ को हम माप सकते हैं। पुनर्प्राप्त गुणात्मक सामग्री के प्रति वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी टुवार्ड्स ऑब्टेन क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव मटेरियल हमें प्राप्त होता है, जो उनके क्वेश्चन आंसर से हमें प्राप्त होता है, जो चीज़ हम दिखाते हैं क्वेश्चन आंसर से नहीं, जो चीज़ हम कार्ड्स वगैरह दिखाते हैं उनसे जो हमें चीज़ हमें जो हमें उनके रेस्पॉन्सेज उत्तर नहीं बल्कि रेस्पॉन्सेज जो हमें प्राप्त होते हैं उनके प्रति ऑब्जेक्टिविटी, क्यों बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होती है। टेस्ट बनाए इस तरीके से जाते हैं कि उनका जो मूल्यांकन होगा वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। पुनरावृत्ति की सुविधाएं, पुनरावृत्ति की सुविधाएं क्या है कि अगर कोई कभी कभी ऐसा भी होता है, समटाइम्स इट हैपेंस कि कभी कभी जो है रेस्पॉन्स सही भी नहीं आता है, उसे अकॉर्डिंग नहीं आता जो आना चाहिए, तो उस तरह से जो है रिपीटिशन की भी सुविधा इसमें होती है। एक बार टेस्ट नहीं दिया तो दोबारा से टेस्ट वो बच्चा स्टूडेंट्स या रेस्पोंडेंट्स दे सकता है। ये जनरल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और जनरल वैल्यू है ऑफ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की। वैलिडिटी भी इसमें होती है क्योंकि टेस्ट बनाए इस तरीके से जाते हैं, आम आदमी उसको बना नहीं सकता, उनके लिए एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं। एंड इफेक्टिव फैसिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी क्या है, इफेक्टिव फैसिलिटी होती है। तो इस प्रकार से इनके गुण हैं। तो रोसार की जो है, हम रोसार टेस्ट को इसको थोड़ा सा, रोसार टेस्ट मुझे इम्पोर्टेंट लगता है रोसार टेस्ट, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाँ, मैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं, एक दो और हैं उनको भी हम थोड़ा सा उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जैसे रोसार टेस्ट है, इसको जो है हाउ इट इज़ यूज कैसे किया जाता है। रोसार टेस्ट इज यूज टू एसेस पर्सनैलिटी, इमोशनल स्टेट एंड कोग्निटिव, है ना, कोग्निटिव फैसिनेटिंग। इट कैन आल्सो आइडेंटिफाई पैटर्न इन थिंकिंग, इमोशनल पैटर्न। यह क्या करता है, इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई, क्या मतलब क्या आप हमको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे, पैटर्न्स, क्योंकि सोचने का जो नज़रिया है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये भी हम उससे चेक कर सकते हैं। वाइल नॉट ए डेफिनाइट, हालांकि ये डेफिनाइट डायग्नोसिस नहीं है ना ये इट, बल्कि फिर भी इट कैन प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन फॉर साइकोलॉजिस्ट, तो उनके लिए कोई इनवैल्यूबल इंफॉर्मेशन फिर भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन यूज्ड इन वेरियस सेटिंग्स इंक्लूडिंग फोरेंसिक इवेल्युएशन एंड साइकेट्रिक असेसमेंट, इसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल मान लीजिए किसको प्रॉब्लम है तो उसमें भी इस टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। जो द रोसार्स इंग्लोड टेस्ट इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव असेसमेंट इन विच सब्जेक्ट्स लुक एट 10 एम्बिगस इंग्लोड इमेजेस एंड डिस्क्राइब व्हाट दे सी इन ईच वन। ये मैंने अभी बताया था। रोजनविग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैंने अभी बताया है, लेकिन थोड़ा सा और उसके बारे में पढ़ते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं कि जो है ये जो टेस्ट है, स्टडी इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट मेकिंग इट प्रेजेंट्स एम्बिगुअस स्टिमुलाई टू विच द इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स रिवीलिंग देयर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली देयर रिएक्शंस टू फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशंस। तो फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन के प्रति क्या करता है ये रोजनविग, जो हमारा टेस्ट है ये मोस्टली किसके लिए किया जाता है, जो फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशंस में व्यक्ति होता है उसको वो अपना रिजेक्ट करता है उसके प्रति, उस तरह की उसको ऐसा स्टिमुलाई दिया जाता है कि वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल सके। तो इस तरह से हाउ इट वर्क कैसे करता है। पार्टिसिपेंट्स आर शोन ए सीरीज ऑफ कार्टून, मैंने आपको पूरा बता दिया था, ऑफ कार्टून डिपिक्टिंग फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस। दे आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट द पर्सन इन द पिक्चर वुड से और डू। तो वो बोला जाता है ना कि क्या कर रहे हैं आप, लिखिए। तो इससे क्या होता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन उससे बाहर निकल जाती है। व्हाट इट मेजर्स, क्या मेजर करता है ये, व्हाट इट मेजर। द टेस्ट एनालाइजेज द डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन, मैंने बताया ना फ्रस्ट्रेशन के लिए एग्रेशन एंड द एग्रेशन के लिए मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। इसका पर्पज़ क्या है, द टेस्ट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल टिपिकल रेस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन। मैंने बताया ना फ्रस्ट्रेशन के ऊपर ये किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको इसे बता दिया है। अब है द टॉकमिन्स हॉर्न पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, वो मैंने जब अभी बताया है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये क्या है कि पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट है, आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर को अरेंजमेंट टेस्ट करना है।
हर्ट्जमैन इम्पोर्ट, ये मैंने बता दिया आपको, ये कुछ ज़्यादा देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गई हमारी आज फिनिश। नेक्स्ट में फिर हम 2-3 हैं हमारे टूल और रह रहे हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो बहुत सारे टूल्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो 2-3 टूल्स और हैं, उसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट्स। आप उसके बाद हम डाटा एनालिसिस को लेंगे, टॉपिक के रूप में लेंगे। डाटा एनालिसिस को जो है उसको हम पढ़ाएंगे। रिसर्च जो टॉपिक है डाटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम 3 और करा देते हैं टूल्स, 2-3-4 और मुख्य हैं। ऑटोबायोग्राफी है, सोशियोमेट्रिक है ना, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, वो ये हो रहा है, इनको और करा देते हैं 3-4 लगातार। ऑटोबायोग्राफी वगैरह है ना, केस हिस्ट्री मेथड, ये और करा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको डाटा एनालिसिस कराऊंगी। तो रोजाना की सीरीज में जो मैं कराती आ रही हूँ आपको PYQ UGC नेट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के वे मैं आपको करा देती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है आपका, ये है द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन फैक्टर ए फंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसेस विच इज यूनिवर्सल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो निम्न में से कौन से बुद्धि सिद्धांत में एक पक्ष बुद्धि क्षमता कोश होता है जो व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों हेतु सार्वभौमिक बनता है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है ना। निम्न में से कौन से बुद्धि सिद्धांत में एक पक्ष बुद्धि क्षमता कोश होता है जो व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों हेतु सार्वभौमिक माना जाता है, ठीक है। अराजकतावादी सिद्धांत, ये थोड़ा सा है आपका डीप अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन। यदि आप डीपली किसी भी चीज़ को कहीं भी जोड़ के पढ़ सकते हैं, है ना, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ सकते हैं, तो वो जो आपकी थॉट होगी, वो जो आपका जो सोच होगी, वो इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे देगी। एनार्की की थ्योरी, अराजकतावादी सिद्धांत, राजतंत्र सिद्धांत, प्रतिचयन सिद्धांत, क्रमानुसार सिद्धांत। तो इसमें जो सही आंसर है वो है मोनार्किक थ्योरी, है ना। 32 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट को मिलान कीजिए। तो मेजरमेंट, मापन, असेसमेंट, इवेल्युएशन, नॉर्म। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखकर आपकी जो है हंसी देखकर आप बड़े खुश होंगे इस क्वेश्चन को। तो मेजरमेंट के सामने क्या लगाएंगे हम, मेजरमेंट के सामने क्या लगाएंगे, ए के सामने थर्ड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। असेसमेंट के सामने क्या लगाएंगे, इवेल्यूशन के सामने लगाइए प्लस सी के सामने। इवेल्यूशन के सामने आप लगाएंगे वैल्यू, है ना। नॉर्म के सामने लगाएंगे स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स को बोलते हैं ना, तो स्टैंडर्डाइज्ड लगाएंगे। और जो है असेसमेंट रह गया, इसके सामने आप क्या लगाएंगे, क्वालिटेटिव। क्या लगाएंगे आप इसके सामने क्या लगाएंगे, बी के सामने फोर्थ क्वालिटेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका सही। मेजरमेंट के सामने होगा आपका मात्रात्मक विवरण, आकलन के सामने होगा गुणात्मक, मूल्यांकन के सामने मूल्य निर्णय, मानक के सामने मानकीकृत परीक्षण। ये हो गया आपका आंसर सही। 33 क्वेश्चन का आंसर ये लीजिए आपके सामने है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ADDIE। ये तो गलत दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन इसका जो है ADDIE है, मॉडल फ्रेमवर्क इन द करेक्ट सीक्वेंस दे रखे हैं, इसमें नाम दे रखे हैं सारे पूरा उसका। इनको हम सही तरीके से लगाना है, सही तरीके से इसको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। जैसे डिज़ाइन है, एनालिसिस है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवेल्युएशन है, डेवलपमेंट है। अब इनको सही तरीके से लगाइए ADDIE में, है ना। ADDIE मॉडल है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए इसका। तो सबसे पहले सब कोई भी चीज़ करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, एनालिसिस। हम कुछ करना चाह रहे हैं, कोई कुछ भी हम करना चाह रहे हैं, उससे पहले हम एनालिसिस करते हैं, उसको करने से पहले। तो एनालिसिस है, फिर है डिज़ाइन, फिर है इम्प्लीमेंटेशन, फिर है डेवलपमेंट। सॉरी, पहले है एनालिसिस, फिर है डिज़ाइन, डिज़ाइन हो गया, फिर हो गया डेवलपमेंट, और फिर हो गया इसका इम्प्लीमेंटेशन, और फिर हो गया इसका इवेल्युएशन। इस तरीके से है B, है ना, BAE डेवलपमेंट, C इम्प्लीमेंटेशन और D इवेल्युएशन। इस तरीके से इसका आंसर का ये इसका क्वेश्चन का ये आंसर सही है। इफ ए फिनोमिना चेंज ओवर टाइम, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च शुड बी अंडरटेकन टू स्टडी इट। यदि फिनोमिना चेंज होता है ओवर टाइम, पूरे टाइम चेंज होता रहता है, फिनोमिना बदलता रहता है, तो कौन सी व्हाट काइंड ऑफ, तो ये है आप 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च है, एथनोग्राफिक रिसर्च है।
तो आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल के किस तरह से रिसर्च होती है, एक ही हमारे पास होता है, उसकी हम पहले एक साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, इस तरह से समय समय पर हम उसको जो है रिसर्च करते रहते हैं। एक हमारे पास ऐसा होता है कि सुबह हम यदि कोई घटना समय के साथ बदलती है तो उसका अध्ययन करने के लिए अनुदैर्ध्य सिद्धांत अनुसंधान का प्रयोग होता है। एक अनुदैर्ध्य अध्ययन एक शोध डिजाइन है ना, इस डिजाइन है ना, शोध डिजाइन है ये। लंबे समय तक एक लंबे समय तक मान लो किसी व्यक्ति का हमें रिसर्च करना है तो उस पर हम लंबे समय तक करेंगे। जब अब यानी कि हमें 9 साल तक का करना है तो किसी गुण को 9 साल तक देखना है हमें, है ना, तो हम 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद, फिर 4 साल के बाद, इस तरह से लंबे उससे हम उसको देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ। शिक्षा की पूरी प्रक्रिया इसी पाठ्यचर्या, अविकल्प और समव्यवहार को रीति के साथ साथ इसकी सीमाएं संयुक्त निहित है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन लाइज इन इट्स करिकुलम डिजाइंस एंड ट्रांजेक्शंस मोड एज वेल एज द एक्सटेंट एंड इट्स एप्रोप्रिएटनेस। बस शिक्षा की पूरी प्रक्रिया, उसकी पाठ्यचर्या, अविकल्प और समव्यवहार को रीति के साथ साथ इसकी सीमाएं संयुक्त निहित। कोई भी पाठ्यचर्या हो, है ना, कोई करिकुलम हो, है ना, टीचर एजुकेशन के बारे में दे रखा है, ये डिजाइन हो, तो उसकी समय सीमा तो होती है। करिकुलम उतना हो, भाई इतना होगा करिकुलम में, तो सीमा रहित तो नहीं होता करिकुलम की कुछ सीमाएं होती है, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, इस तरीके से होती है ना। तो इस तरीके से इसका जो दूसरा है पाठ्यचर्या में किसी भी शाखा का अनिवार्य घटक है। पाठ्यचर्या में किसी भी शाखा का अनिवार्य घटक है। द करिकुलम इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर, कभी कभी हिंदी में अजीब सी इसकी हिंदी जो है अजीब सी हो जाती है, समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश में देखते हैं इसको। द करिकुलम इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एवरी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तो आप जानते हैं कि करिकुलम में एसेंशियल करिकुलम जो है, सबके पास करिकुलम होता है, बिना करिकुलम में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। तो दोनों ही जो इसके जो हैं स्टेटमेंट दोनों ही सही है ना। तो विच स्टेट, अब 36 क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू स्केल्स ऑफ अरेंजमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिलेशन टू स्केल्स ऑफ अरेंजमेंट। तो रेशियो स्केल इज हैविंग एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, सबसे पहले में सबसे सही आंसर दिया है इसमें। और भी देख लेते हैं, 4 और हैं। इंटरवल स्केल इज हैविंग एन, ये गलत है। रेशियो स्केल इज यूज्ड मेंटल मेजरमेंट, है ना, ये गलत है। इंटरवल स्केल इज मेंटल मेजरमेंट, ये सही है। इंटरवल स्केल इज यूज्ड इन मेंटल मेजरमेंट, ये मेंटल मेजरमेंट मतलब IQ वगैरह जब हम चेक करते हैं, ये इंटरवल स्केल इसमें यूज़ किया जाता है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियो स्केल्स आर इंक्लूडेड इन इंटरवल स्केल, ये गलत दे रखा है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड इन रेशियो स्केल, ये होना चाहिए था यहाँ, ये इस तरह से ये जो है ये गलत है। तो स्टूडेंट्स को आपका हो गया क्वेश्चन कौन सा है, A और D इसमें सही है। इंटरवल स्केल इज मेंटल मेजरमेंट और रेशियो स्केल इज हैविंग एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम 37 क्वेश्चन पर। डिसेबिलिटी रिप्रेजेंट्स, विकलांगता दर्शाती है क्या, डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन, देखने में कमी, डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंस इन सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्यों में, सामाजिक भागीदारी में, है ना, डिस्टर्बेंस इन मेडिकल कंडीशन या डिस्टर्बेंस इन मेडिकल कंडीशन, डिसेबिलिटी, है ना, फिजिकल हैंडीकैप वो नहीं, मतलब डिसेबिलिटी, है ना। तो ये आ जाता है इसमें डिस्टर्बेंस एट पर्सनल लेवल पर डिस्टर्बेंस को ही डिसेबिलिटी कहा जाता है। डिसेबिलिटी का मतलब अयोग्य होना, बस यही है, इसका ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। और अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, काला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 5 दे रखे हैं ऑप्शंस, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, बल्कि इनके सन भी दे रखे हैं साथ साथ। इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने आज तक नहीं देखा है यूजीसी नेट में जितना इजी ये क्वेश्चन है। आचार्य राममूर्ति कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, बिरला अंबानी रिपोर्ट। तो स्टूडेंट्स कितने सुंदर तरीके से दे रखा है, 1948 9 तो पहले ही आएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो आ जाएगा ए। सेकेंडरी एजुकेशन 1952 1953 में, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आ जाएगा। फिर है ये, फिर इसमें दे रखा है सी, लेकिन उसके बाद हमें डी लेना है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये आएगा 1964 से 1966 में। और फिर आती है 1990 में आचार्य राममूर्ति कमीशन, और फिर आता है बिरला अंबानी रिपोर्ट 2021 में। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ए आंसर इसका सही है। फिर है 39 क्वेश्चन, ए जीरो रिजेक्शन पॉलिसी वाज एडॉप्टेड अंडर, किसके अंडर अडोप्ट की गई थी, शून्य अस्वीकृति नीति। शून्य अस्वीकृति का मतलब कि किसी भी बच्चे को हम एडमिशन लेने से मना नहीं करेंगे, इसको कहते हैं शून्य अस्वीकृति नीति। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, है ना, ये गलत है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, ये गलत है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये भी गलत है। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001, तो इसमें ये नीति बताई गई थी, इसमें गई थी सर्व शिक्षा अभियान 2001 में।
तो ये आंसर सही है। 40th आंसर है, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक फॉलोइंग इज वन ऑफ द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। 3 लॉ थे ना इसके, सेकेंडरी प्राइमरी लॉ है ना इसके, तो सेकेंडरी में 5 लॉ है, तो उन लॉ में से कौन सा है? तो जो फर्स्ट है जो प्राइमरी लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, ये हो गए फर्स्ट प्राइमरी है ना, प्राइमरी हो गए ना। अब सेकेंडरी में है प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, उनमें से एक है, 5 हैं, 5 में से लेकिन यहाँ पर दिया गया है एक तो हमें छांटना है, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके जो है 40 क्वेश्चंस यूजीसी नेट एजुकेशन 2023 फर्स्ट शीट के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, स्मार्ट वर्क भी कीजिए लेकिन हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ये आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। बाय बाय।